इसके बाद साहिल ने अवनी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप सीधा ऑफिस से बाहर निकल गया। अवनी खामोश खड़ी होकर साहिल को जाते देख रही थी और फिर जैसे ही साहिल उसकी नजरों से ओझल हुआ तो वो वहीं जमीन पर कटे पेड़ की तरह गिर गई। मेरी समझ नहीं आ रहा साहिल कि तुम मेरे साथ इस तरह का सुलूक क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी गुस्सा या नाराजगी है तो तुम मुझसे सीधे बात क्यों नहीं कर लेते। क्या मिल रहा है तुम्हें रोज रोज मुझे इस तरह से मारकर। इस वक्त अवनी की हालत वाकई में काफी खराब नजर आ रही थी। घंटों से ना तो उसके गले में पानी की एक बूंद गई थी और ना ही पेट में खाने का एक दाना। एसी में खड़े होने के बावजूद उसका चेहरा पसीने से नहाया हुआ था। उलझे बिखरे बाल फैलकर चेहरे को ढकने लगे थे। ऊपर से सुबह वो जिस बुरी हालत में ऑफिस आई थी उसके बाद साहिल ने उसे एक सेकंड के लिए भी बैठने नहीं दिया। यानी कि पिछले 15-16 घंटों से वो लगातार खड़ी हुई थी। अब अवनी उठकर टेबल तक जाना चाहती थी पर उसके शरीर ने दर्द और थकान के मारे हिलने से भी इनकार कर दिया। फिर भी किसी तरह से खुद को खींचते हुए वो टेबल तक पहुंच गई और पागलों की तरह वहां रखे पानी के जग को उठाकर सीधा अपने मुंह से लगा लिया। और और पानी चाहिए मुझे, और प्लीज मुझे कोई पानी पिला दो। लेकिन जब जग के पानी से भी उसकी प्यास नहीं बुझी तो उसने वहीं रखे साहिल के जूठे ग्लास का पानी भी खत्म कर दिया। तभी उसे प्लेट में साहिल का छोड़ा हुआ पोहा नजर आया और फिर अवनी बिना कुछ सोचे समझे किसी भूखे भिखारी की तरह पोहा खाने लगी। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था साहिल कि मुझसे पेट की जलन बर्दाश्त नहीं होती, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला। आखिर तुम इतना कैसे बदल गए। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से पहले तुमने खुद को मुझसे छीन लिया और अब मेरी सांसों को भी मुझसे अलग करना चाहते हो। पेट में कुछ खाना और पानी जाने पर उसे थोड़ी एनर्जी महसूस होने लगी और वो पीछे रखी कुर्सी पर गिर कर बैठ गई। थकान और हताशा की वजह से अवनी ने अपने सर को टेबल पर रख लिया और फिर उसे पता ही नहीं लग पाया कि कब उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो चुके थे। अगर हमारे प्यार का यही हाल होना था तो हम मिले ही क्यों साहिल। क्यों बचाया था तुमने मुझे उस दिन उन बदमाशों से। पता नहीं क्या सोचकर डैड से मैंने यहाँ आने की जिद की थी। सब कुछ खो दिया मैंने अपना यहाँ आकर। अभी अवनी अपनी किस्मत पर अफसोस मनाने में लगी ही हुई थी कि तभी उस हॉल में अंधेरा छा गया और एक ही झटके में उसके शरीर की हरकतें पूरी तरह से बदल गईं। रोहन, रोहन, आज सुबह से मैंने अपने बच्चे से बात नहीं की। मैं रात में भी घर नहीं पहुंची। रोहन मेरा इंतजार कर रहा होगा। पता नहीं उसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। कावेरी अक्का भी मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, पर उनमें से किसी ने भी मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया। तभी उसे साहिल का दिया हुआ ऑर्डर याद आ गया। साहिल साहिल ने मुझसे मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए बोल दिया था। यानी कि अगर मेरा मोबाइल बंद था तो फिर कोई मुझे कॉल करता भी तो कैसे। अब अवनी ने अंधेरे में ही अपने पर्स को खंगालते हुए मोबाइल ढूंढना शुरू कर दिया। मेरा मोबाइल कहाँ गया। मिल क्यों नहीं रहा मुझे। हाँ हाँ, शायद यही है। लेकिन अचानक इस तरह से ऑफिस की लाइट कैसे चली गई। मुंबई में तो लाइट वैसे भी कभी नहीं जाती। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर इन्हीं आशंकाओं के बीच अवनी ने अपना मोबाइल स्विच ऑन कर दिया। लेकिन ऑन करके जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन की तरफ गई तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। ओह नो, कावेरी अक्का के 50 मिस्ड कॉल्स। पर उन्होंने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया होगा, क्योंकि वो तो बिना किसी इंपॉर्टेंट काम के कभी मुझे कॉल नहीं करती। तो फिर कहीं रोहन रोहन की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मेरा रोहन। घबराहट के मारे अवनी के हाथ पैर फूलने लगे थे और फिर डरते डरते उसने कावेरी अक्का के नंबर पर कॉल बैक कर दिया। हेलो हेलो कावेरी अक्का, क्या हुआ। आपने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया। अवनी कावेरी अक्का से बात तो करने लगी थी पर अभी भी उसका मन यही सुनना चाह रहा था कि कावेरी अक्का उससे बस एक बार यही कह देती कि तू परेशान मत हो अवनी, मैंने तो बस ऐसे ही कॉल कर दिया था। लेकिन जिंदगी ने आज तक उसकी कोई भी पुकार सुनी ही कहाँ थी जो आज उसके मन की बात मान ली जाती। सुबह से कहाँ थी तू अवनी। मैं तेरा नंबर लगाते लगाते थक गई। रोहन की तबीयत आज कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी, इसीलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
पर जब काफी देर के बाद भी तुझसे बात नहीं हो पाई तो मैं उसे सनशाइन हॉस्पिटल लेकर आ गई। कावेरी अक्का की बात सुनकर अवनी के तो जैसे होश ही उड़ गए। हॉस्पिटल? आपको रोहन को लेकर हॉस्पिटल आना पड़ा? अभी अभी कहाँ है मेरा बच्चा अक्का? अभी रोहन कहाँ है? डॉक्टर ने रोहन को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। ये आप क्या कह रही हैं अक्का? मेरा रोहन हॉस्पिटल में एडमिट है? लेकिन लेकिन नहीं, मुझे मालूम है कि अब वो ठीक होगा। बहुत बहादुर है मेरा बच्चा। आ, आप एक काम कीजिए अक्का। नहीं, आप कुछ मत कीजिए। बस थोड़ी देर के लिए वहीं हॉस्पिटल में रुक जाइए। मैं बस जल्दी से पहुंच जाऊंगी। रोहन की खराब तबीयत की बात सुनकर अवनी के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि घबराहट की वजह से वो क्या बोलती चली जा रही थी। हड़बड़ाते हुए वो फौरन उठकर खड़ी हो गई। तभी कावेरी अक्का की बात ने उसे जहां का तहां रोक दिया। लेकिन तू यहाँ तक आएगी कैसे अवनी? शहर में तो कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू? लेकिन कर्फ्यू क्यों? वो दरअसल किसी बात को लेकर शहर में तनाव हो गया था। अवनी को भला शहर के इन नए हालातों के बारे में कैसे पता होता, क्योंकि वो तो सुबह से ही ऑफिस में साहिल की कैदी बनी हुई थी। इसीलिए उसे बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं हो पाई थी। पर जैसे ही उसने कर्फ्यू के बारे में सुना तो उसका दिल धक से रह गया और लड़खड़ाते हुए उसने दीवार को पकड़ लिया। लेकिन अभी सिर्फ रोहन की ही बात नहीं थी, कुछ और भी था जिसने उसे इतना बड़ा धक्का दिया था। तो अब मेरी समझ आया साहिल कि तुमने मुझे अचानक से प्रेजेंटेशन देने से रोक क्यों दिया। क्योंकि शायद तुम्हें उस फोन की वजह से कर्फ्यू वाली बात का पता चल चुका था। लेकिन अगर तुम इस बारे में जानते थे तो तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते थे? ऐसी बेरुखी तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं दिखाता। तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर पाए? मानती हूँ कि हमारे बीच प्यार वाला रिश्ता नहीं बचा, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर किसी दूसरे इंसान के लिए इंसानियत भी मर गई है? आज तक मैं तुम्हारी हर ज्यादती को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती चली आ रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा दर्द नजर आता था। एक ऐसा दर्द जाने अनजाने में जिसका कारण शायद तुम मुझे मानते हो। यानी कि वो दर्द मैंने तुम्हें दिया था, इसीलिए मैं चुपचाप तुम्हारी दी हर सजा को भुगतती जा रही थी। लेकिन आज आज तो तुमने नफरत की सारी हदें पार कर दी। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी माँ उसके पास नहीं है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी साहिल, कभी नहीं। लेकिन फिर भी ये वक्त इन बातों के बारे में सोचने का नहीं था। इसीलिए अवनी ने अब जरा भी वक्त नहीं गंवाया और अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए सनशाइन हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकली तो मुंबई शहर के स्वभाव से उलट आज यहाँ की सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं से एक आवाज भी नहीं आ रही थी। बस रुक रुक कर पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई देने लगता था। ओह माय गॉड, अब मैं हॉस्पिटल तक कैसे पहुंच पाऊंगी? पर अभी ये सोचने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल में उसका बेटा रोहन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था और अवनी को किसी भी हालत में उसके पास पहुंचना था। किसी तरह छुपते छुपाते हुए वो थोड़ी दूरी तक तो निकल गई, पर तभी पीछे से किसी की रौबदार आवाज ने उसे जहां का तहां रोक दिया। ये था हवलदार सोलंकी, जो पूरी मुस्तैदी से शहर के माहौल का जायजा लेने में लगा हुआ था। अरे ओ मैडम जी, आधी रात को टहला टहली करने किधर को जा रही हो? मालूम नहीं क्या कि सारे शहर में धारा 144 लगी हुई है? जेल जाने का इरादा है क्या? अवनी ने डरते हुए पलटकर देखा तो उसके सामने बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक हवलदार खड़ा था। अब नियम तो उसने वाकई में तोड़ा था, इसलिए वो उस हवलदार से ही रिक्वेस्ट करने लगी। नहीं सर, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं अपनी खुशी से बाहर नहीं निकली। असल में मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरा उसके पास जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन हालातों में भी मुझे बाहर आना पड़ा। तुम्हारी बात सही हो सकती है मैडम जी, लेकिन हम भी तो कानून के हाथों मजबूर हैं। अब तुम ही सोचो कि हर घर में कोई ना कोई जरूरी काम तो होता ही होगा। ऐसे में अगर सारे लोग अपने काम की लिस्ट लेकर सड़क पर उतर आए तो फिर अपनी तो वाट लग जाएगी ना। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो फिर साहब लोगों को कौन जवाब देगा? मैं आपकी बात समझ सकती हूँ सर, लेकिन प्लीज
आप भी मेरी मजबूरी समझिए और मुझे हॉस्पिटल जाने दीजिए। मेरे बेटे के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर उसे कुछ भी हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? अवनी की हालत देख और उसकी बातें सुनकर अब हवलदार को उसके ऊपर दया आने लगी थी। फिर 2 मिनट तक कुछ सोचते हुए उसने अवनी से कहा, देखो, इस तरह से खुलेआम तो मैं तुम्हें सड़क पर चलने की इजाजत नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, एक काम जरूर कर सकता हूँ कि अभी थोड़ी देर के बाद ही पुलिस की वैन के साथ हमारे साहब राउंड लगाकर वापस आ जाएंगे। तब मैं उनसे बात कर लूंगा। अगर वो तैयार हो जाएं, तो तुम उन्हीं की गाड़ी से हॉस्पिटल चली जाना। वैसे भी अकेले जाने में खुद तुम्हारी ही जान को खतरा हो सकता है। अवनी 1 सेकंड के लिए भी वहां रुकना नहीं चाहती थी, पर इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। इसीलिए वो चुपचाप वहीं पर बैठकर पुलिस वैन के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन जब घंटा भर गुजर जाने के बाद भी वैन नहीं आई, तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। हे भगवान! अभी और कितने इम्तिहान लेगा तू मेरे? वहाँ मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई हूँ। इस बीच कई बार कावेरी अक्का उसे फोन भी कर चुकी थी। कहाँ है तू अवनी? रोहन नींद में भी तेरा ही नाम बड़बड़ा रहा है। तू आ तो रही है ना? हाँ हाँ अक्का, मैं आ रही हूँ। अभी और कितनी देर लगेगी? पर अक्का के इस सवाल का अवनी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन हाँ, रोहन के पास ना पहुंच पाने की वजह याद करके उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आने लगा था। और अगले ही पल में उसने फैसला भी कर लिया। बस साहिल बस, बहुत हो गया, अब और नहीं। इस किस्से को मैं अब हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, क्योंकि आज सिर्फ तुम्हारे ही कारण एक माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही है। क्या अवनी साहिल के इस नफरती जुनून को रोक पाएगी? नफरत और मजबूरी की इस जंग में किसकी जीत और किसकी हार होने वाली थी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? ये जानने के लिए आप सुनते रहिए हमारा ये नया फिल्मी ड्रामा जल्लाद, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल एंटो FM पर।